नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। उत्कर्ष ऐप पर आप सभी विद्यार्थियों का फिर से उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मित्रों, अपन राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान राज्य का जो इतिहास है, इस राजस्थान राज्य के इतिहास में अपन मेवाड़ राज्य के इतिहास का सफर काफी दिनों से तय कर रहे हैं। आज इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब मित्रों, मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि मित्रों इतिहास जो पढ़ा जाता है वो इतिहास कहां तक पढ़ा जाता है आपको पता है। इतिहास का जो वास्तविक रूप होता है मित्रों वो 1818 ईस्वी तक होता है। इतिहास का जो वास्तविक रूप होता है मित्रों 1818 ईस्वी तक होता है, क्योंकि 1818 ईस्वी में ईआईसी का राजस्थान में आगमन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान में आगमन हो गया था और उसके बाद में राजपूताना की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे राजस्थान के राजाओं से क्षीण होती गई और अंग्रेजों यानी गोरों के हाथ में चली गई थी। तो वैसे देखा जाए तो ये इतिहास जो है वो इतिहास 1818 ईस्वी तक ही पूछा जाता है, लेकिन बड़े स्तर की परीक्षाएं जैसे अपने आरएस है, एसआई है, सेकेंड ग्रेड है, पीटीआई है, पटवार है, ये जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती है राजस्थान की, इनके उच्च वर्ग की जो परीक्षाएं हैं, इनमें मित्रों प्रश्न 1818 के बाद भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। वैसे प्राय जो जहां तक का नियम होता है कि 1818 तक ही प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में, लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं होती है वो क्रांति में पढ़ी जाती है, प्रजा मंडल आंदोलनों में पढ़ी जाती है, किसान आंदोलनों में पढ़ी जाती है। लेकिन अपन जो है राजस्थान एकीकरण तक यानी जब तक रियासती काल था, जब तक का इतिहास मौजूद है वहां तक का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। मित्रों कल अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के बारे में अपन ने चर्चा की थी और मैंने बताया था कि जो भीम सिंह का शासनकाल था मित्रों, जो भीम सिंह का जो शासनकाल था वो भीम सिंह का शासनकाल अपन ने देखा था कि भीम सिंह का शासनकाल 1778 से लगाकर, भीम सिंह जी का जो शासनकाल था वो 1778 से लगा करके 1828 तक था। 1778 में भीम सिंह जी राजा बनते हैं और भीम सिंह जी 1828 तक शासक बने रहते हैं। भीम सिंह के काल में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं होती है, उन घटनाओं के ऊपर मित्रों अपन ने एक घटना का चर्चा की थी, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। और कृष्णा कुमारी विवाह विवाद में मित्रों अपन ने 3 रियासतों का विवाद देखा था कि कृष्णा कुमारी जो थी उसकी पहले सगाई कहां पर हुई, बाद में सगाई कहां पर की, और सगाई इधर उधर करने के कारण कछावा वंश और राठौड़ वंश अर्थात जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत अर्थात जगत सिंह और मान सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध 1807 में मित्रों कृष्णा कुमारी को लेकर के पर्वतसर नागौर नामक स्थान पर, जिसमें अपन ने देखा था कि जयपुर का राजा जगत सिंह उस युद्ध में विजय हुआ था। उसके बाद अपन ने देखा कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के चारों तरफ ज्यादा विवाद बढ़ रहा था। इस कारण जो है अपने भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री को 21 जुलाई 1810 के दिन इसके 2 विश्वास पात्र व्यक्ति आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर दोस्तों जहर दे दिया था और जहर देने के बाद में कृष्णा कुमारी का निधन हो गया था। यहां तक कि मित्रों अपन ने चर्चा भीम सिंह के इतिहास में की थी और मैंने कहा था कि भीम सिंह के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या भीम सिंह के इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो घटना ही कृष्णा कुमारी का जो विवाह विवाद था, उसी घटना को अपने इस भीम सिंह के काल की सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है। अब भीम सिंह सिसोदिया जी के काल में, भीम सिंह के काल में 1-2 महत्वपूर्ण कार्य और होते हैं, उनकी चर्चा करके इन भीम सिंह जी के शासनकाल को मित्रों पूर्ण करते हैं। देखिएगा भीम सिंह के काल में मित्रों एक होती है सहायक संधि, देखिएगा एक है सहायक संधि। इस सहायक संधि को मित्रों अपन कहते हैं आश्रित पार्थक्य की संधि, जिसे अपन क्या कहते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की संधि भी कहते हैं। एक ही बात है, सुब्रोनोट आइसोलेशन जो है अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, ये सहायक संधि या आश्रित पार्थक्य की संधि है क्या मित्रों? देखिएगा इस सहायक संधि को पहले आराम से समझिएगा कि सहायक संधि होती क्या है, क्योंकि जितने भी राजवंशों के अपन इतिहास पढ़ेंगे उन सब इतिहास में सब राजवंशों से परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, और वो प्रश्न बनता है कैसे भी पूछ सकता है वो मारवाड़ के किस शासक ने ईआईसी के साथ संधि की, मेवाड़ के किस शासक ने की, या
ईआईसी यानी सायक संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का कौन था, आमेर का कौन था। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बने हैं और बन सकते हैं। तो ये प्रश्न अपने सोल्व करने से पहले अपने को मित्रों पता होना चाहिए कि सायक संधि की परिभाषा क्या होती है, सायक संधि होती क्या है। अगर अब मैं सायक संधि के बारे में बताऊं तो राजस्थान के हर रियासत के राजा ने ईआईसी के साथ सायक संधि की थी। वो सायक संधि अपन क्रम से पढ़ेंगे, एक एक राजा ने अंग्रेजों के साथ कौन से सन में सायक संधि की थी और कौन से राजा ने की थी, किस शर्त के साथ की थी, वो सारा अपन विस्तार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अभी मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ के बारे में पढ़ देते हैं। मित्रों सायक संधि है क्या? मेवाड़ के जो राजा थे वो मेवाड़ के राजा क्या पूरे राजस्थान के राजा मित्रों परेशान थे मराठा आक्रमण। बताओ, पूरे के पूरे जो राजा थे वो पूरे के पूरे राजा राजपूताना के वो परेशान थे मराठा के आक्रमणकारियों से। देखिएगा मराठा क्या करते थे, मराठाओं को इतिहासकारों ने लुटेरा बता रखा। मैंने आपको पहले भी बताया था मराठा जाति जो थी वो लूटपाट करती, हर राज्य में, हर कमजोर राज्य में वो लूटपाट करती थी और लूटपाट करके वहां से पैसा एकत्रित करके अपनी सेना को सुसंगठित करती थी मित्रों। और मराठाओं ने मित्रों, मैंने बताया था जब मराठाओं के विरुद्ध राजपूताना में, मराठाओं के विरुद्ध पूरे राजपूताना को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया था हुरडा सम्मेलन के माध्यम से। लेकिन उस समय अपन ने देखा था कि जो हुरडा सम्मेलन था 17 जुलाई 1734 को जो सम्मेलन आयोजित होना था भीलवाड़ा में, वो सम्मेलन मित्रों असफल रहा था। यानी राजपूताना के राजा अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के कारण एक मंच पर नजर नहीं आए और आपस में समझौता नहीं कर पाए थे मित्रों। इस कारण राजस्थान के राजाओं में फूट का पता मराठाओं को लगता है। मराठाओं को पता लगा कि राजपूताना के किसी भी राजा में एकता नहीं है, सारे के सारे राजाओं में फूट है मित्रों। और उस फूट का फायदा उठाते हुए मराठाओं ने अपने लूटपाट का केंद्र राजस्थान को बना लिया। मराठा आते, कभी आमेर को लूटते, कभी मेवाड़ को लूटते, कभी मारवाड़ को लूटते, कभी सिरोही को लूटते, कभी कोटा बूंदी को लूटते। उनको पता था कि राजपूताना के राजा एकत्रित हो नहीं सकते और एक एक आएंगे तो हम उनको जो है पराजित आसानी से कर देंगे। इस कारण राजपूताना में मराठाओं ने अपने लूटपाट का गढ़ बना रखा था। जब इच्छा होती राजपूताना की किसी रियासत पर आक्रमण कर देते, लूटपाट कर लेते। इस कारण मराठाओं की लूटपाट से पूरे के पूरे राजपूताना के राजा मित्रों परेशान थे और उसी बात की भनक लगती है ईआईसी को। आपको पता है 1799 के आसपास भारत में आगमन होता है ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का आगमन होता है। और ईआईसी किसी ना किसी प्रकार राजपूताना में, किसी ना किसी प्रकार भारत में अपने पांव जमाना चाहती थी। और वो किस माध्यम से पांव जमाए वो इसी मौके में तलाशती। ईआईसी के कुछ अधिकारी राजस्थान आते हैं और वो राजस्थान का दौरा करके देखते हैं कि राजस्थान के राजाओं की कमजोर नब्ज क्या है, दुखती हुई नब्ज क्या है। और उनको ऐसा पता चलता है कि राजपूताना के राजाओं की दुखती हुई नब्ज मराठा आक्रांता है, क्योंकि पूरे राजस्थान के राजा मराठाओं के आक्रमण से परेशान थे। ईआईसी को राजस्थान के राजाओं की दुखती नब्ज पता चल जाती है और ईआईसी के लोग उसी नब्ज को पकड़ते हैं। अर्थात ईआईसी के लोग राजस्थान या राजपूताना के राजाओं को कहते हैं कि आप हमें राजस्थान में व्यापार करने की अनुमति दे, हम यहां पर राजस्थान में बिजनेस करेंगे, बदले में जब जब आपके ऊपर मराठा आक्रमण करेंगे मराठाओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ऐसी बात ईआईसी के लोग राजपूताना के राजाओं के साथ करते हैं। क्या कहते हैं कि हम केवल यहां पर बिजनेस करेंगे, केवल व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, आप अपना शासन अपने हिसाब से चलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपके किसी भी मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें तो केवल आप व्यापार की अनुमति दे दें, व्यापार या व्यवसाय करने की परमिशन दे दे। जब इसके बदले हम आपके ऊपर जब मराठाओं का आक्रमण होगा तो हम आपकी रक्षा कर देंगे। राजपूताना के राजाओं ने सोचा देखो कितने भोले लोग हैं, ये केवल व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, यहां पर अपना काम धंधा चलाएंगे और मराठा जब आक्रमण करेंगे तो ये अपनी रक्षा कर देंगे और ये वैसे भी अपने काम काज में बीच में टांग तो अड़ाएंगे नहीं। राजपूताना के राजा इस बात पर सहमत हो जाते हैं और राजपूताना के राजा और अंग्रेजों के बीच में मित्रों एक संधि हो जाती है। संधि में यह तय हुआ कि गोरे यहां पर व्यवसाय करेंगे और किसी भी आंतरिक मामले में राजपूताना के राजाओं के वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बदले में ये गोरे क्या करेंगे,
मराठा आक्रांताओं से राजपूताना के राजाओं की रक्षा करेंगे। ऐसा एक समझौता, एक ऐसी संधि होती है मित्रों जिसे इतिहास में सहायक संधि कहा जाता है। अब देखना मित्रों, सहायक संधि हो गई, राजस्थान के राजाएं अपना काम चला रहे हैं और राजस्थान के राजा काम चला रहे हैं और ईआईसी ने अपना यहां पर काम करना शुरू कर दिया मित्रों। लेकिन उस समय पूरे राजपूताना की वित्तीय हालात मित्रों बड़े खराब थे। आर्थिक तंगी से राजस्थान की सभी रियासतें जूझ रही थी, क्योंकि एक के बाद एक लगातार अकाल गिर रहे थे। दूसरी तरफ मराठाओं ने पूरे राजपूताना को लूट रखा था। राजस्थान के प्रत्येक शासक की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और राजपूताना के राजाओं की आर्थिक स्थिति का कमजोर होने का फायदा इन अंग्रेजों ने उठाया मित्रों। अंग्रेजों को पता लग गया कि राजपूताना के राजाओं को अगर कर्ज दे दिया जाए तो हम इनको अपने पैरों तले दबा सकते हैं। धीरे धीरे इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने राजपूताना के लोगों को कर्ज देना शुरू कर दिया, राजपूताना के राजाओं को कर्ज देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने कर्ज का इनको ऋणी बना दिया और ऋणी बना करके इनके ऊपर अंग्रेजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। करे क्या, कर्ज ले रखा है, दबाव में भी आना जरूरी है और कर्ज चुकाने की हिम्मत भी उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी कि आर्थिक बोझ ज्यादा था और धीरे धीरे गौरों से पैसे उधार लिए, कर्ज हुए और इसी का फायदा उठाते हुए मित्रों अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के जो कार्य होते थे उनमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गौरों ने पूरे सिस्टम को हैंग कर लिया और पूरा सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे। किसानों पर अत्याचार किया, दलितों पर कर लगाया, किसानों पर अनावश्यक कर लगाए, तरह तरह के राजस्थान के स्थानीय प्रजाओं पर इन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। इसी कारण तो मित्रों आपको पता होगा कि स्थानीय लोग, यहां के सैनिक सब गौरों से उब गए थे और 1857 ईस्वी में इन गौरों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था, जिसे अपन 1857 की क्रांति कहते हैं। वो तो बाद की घटना है, लेकिन अभी अपन देखते हैं सहायक संधि क्यों हुई थी। इसका कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मराठाओं से परेशान थे और इन गौरों ने मराठाओं से रक्षा का वचन दिया था, बदले में ये राजस्थान में व्यवसाय करेंगे। ऐसी जो संधि थी वो संधि मित्रों कहलाती है सहायक संधि। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, तो ध्यान रखिएगा सहायक संधि जो की थी वो की थी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने। तो अगला बिंदु लिख सकते हैं मेवाड़ का शासक, अगला बिंदु क्या लिखेंगे, मेवाड़ का शासक भीम सिंह था। मेवाड़ का शासक भीम सिंह, मेवाड़ का शासक भीम सिंह, जिसने फरवरी 1818 में ईआईसी के साथ आश्रित पार्थक्य या सहायक संधि की। ईआईसी के साथ मित्रों बताओ कौन सी संधि की थी, सहायक संधि की। अब मित्रों सहायक संधि हो गई है और सहायक संधि जब हो गई है तो इसके बाद आपको पता है गौरों का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला बिंदु लिख लेते हैं, भीम सिंह के शासनकाल में ही फरवरी 1818 में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पीए बनकर आया। ये बात भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हर रियासत में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट बना रखा था। नेक्स्ट, भीम सिंह की पत्नी पद्मेश्वरी ने उदयपुर में पद्मेश्वर शिव का मंदिर बनवाया।
पद्मेश्वर शिव का मंदिर बनवाया। ये प्रश्न ग्राम सेवक के पेपर में पूछा जा चुका है, पद्मेश्वर शिव का मंदिर किसने बनवाया, और अधिकांश विद्यार्थियों को पद्म सिंह ऑप्शन में दिखा तो वो पद्म सिंह करके आ गए थे, ध्यान रखना। यहां तक छापिएगा मित्रों, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक सभी साथियों जल्दी उतारिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ये कृष्णा कुमारी के टॉपिक पर तो अब भी विवाद चल रहा है। हाँ चल रहा है, चलने दो, विवाद सोल्व हो जाएगा। अभी अपने को विवाद आरएस के पेपर में, एसआई के पेपर में करना है, सेकेंड ग्रेड के पेपर में करना है, पटवार के पेपर में करना है। अभी फालतू के विवादों पर अपने को ध्यान में नहीं रखना है। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया मित्रों, तो आगे मैं बढ़ता हूं। और आगे मित्रों एक ही बात ध्यान रख लें, 30 मार्च 1828 को इधर साइड में लिख देता हूं मैं, उतार लेना साथ के साथ ही मित्रों, इधर लिख देता हूं 30 मार्च 1828 को, 30 मार्च 1828 ईस्वी को भीम सिंह की मृत्यु होती है। भीम सिंह जी की क्या होती है? मृत्यु। 30 मार्च 1828 को भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जल्दी से उतारिए, उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। टॉड सर्वप्रथम 1806 में आया था, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन वो उस समय पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नहीं आया था। वो सर्वप्रथम 1806 में, जब मैंने आपको इतिहास शुरू किया था तब पढ़ाया था, मांडलगढ़ आया था वो सबसे पहले 1806 में भीलवाड़ा, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है 1818 में मित्रों, ध्यान रखिएगा। आपका कहना सही है, लेकिन वो उस समय पॉलिटिकल एजेंट बनकर नहीं आया था, वो 1806 में आया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और उस समय भी अपने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी थे। तक सभी साथियों ने उतार लिया है मित्रों, तो अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये है अपने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह के काल में अपने प्रमुख रूप से 2-3 ऐतिहासिक घटनाएं देखी है मित्रों, और ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला जो 2-3 घटनाएं देखी है, वो एक तो कृष्णा कुमारी विवाह विवाद देखा है, और दूसरा जो अपने देखा है मित्रों, ध्यान रखिएगा, दूसरा जो अपन ने देखा था, दूसरा देखा कि जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने वाला मेवाड़ का शासक भी कौन सा था? भीम सिंह। और गिंगोली का युद्ध भी इन्हीं के काल में हुआ था, यह भी अपने को ध्यान रखना है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं गिंगोली के युद्ध में किस रियासत का कौन सा राजा जीता था? अरे गिंगोली का युद्ध कल अपन ने आसानी से पढ़ा था मित्रों। कल अपन ने देखा था कि आमेर का राजा, जयपुर का राजा जो जगत सिंह था, वो गिंगोली के युद्ध में जीता था। नेक्स्ट, सर अधीनस्थ पार्थक्य व सहायक संधि तो अलग है ना? हां अलग है, सहायक संधि बाद में हुई थी, अधीनस्थ पार्थक्य की पहले हुई थी, लेकिन जो मेवाड़ में है वो दोनों एक ही शासक के काल में मानी जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अधीनस्थ पार्थक्य अलग है और सहायक संधि अलग है। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया है, तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब अपना पूरा ध्यान वापस बोर्ड पर कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ पार्थक्य व सहायक संधि दोनों अलग अलग है। तो यहां पर जो मेवाड़ का भीम सिंह सिसोदिया है, इसने अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी मेवाड़ के राजाओं के साथ। यहां पर जो अपन ने लिखा है मित्रों सहायक संधि, यहां पर अगर आप अधीनस्थ पार्थक्य की संधि लिख दे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहां पर एक शब्द आप जोड़ सकते हैं, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी। वो इसी कारण हुई थी जो मैंने
हमने कारण आपको बता दिया, मराठा आक्रमणकारियों से परेशान होकर के यहां पर देखिएगा अधीनस्थ पार्थक्य की संधि होती है और 30 मार्च 1828 के दिन अपने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखना भीम सिंह की मृत्यु के बाद, भीम सिंह की मृत्यु के बाद मित्रों अगला जो राजा बनता है वो राजा बनता है दोस्तों जवान सिंह। बताओ भीम सिंह के बाद में अगला जो राजा बनता है मेवाड़ का, मेवाड़ के उस शासक का नाम बताओ मित्रों कौन सा था, जवान सिंह। और जो जवान सिंह है, इस जवान सिंह का जो शासनकाल है वो है मित्रों 1828 से 1838। अगला जो मेवाड़ का राजा बन रहा है उसका नाम है जवान सिंह, और जवान सिंह का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, ध्यान रखिएगा, जो अपने 1828 से 1838 तक, 1828 में मृत्यु के बाद में 1838 तक। अब बोर्ड पर ध्यान रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1828 से 1838 के काल में, ये जो जवान सिंह का काल है, इस जवान सिंह के काल में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं होती है वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो जवान सिंह के शासनकाल में घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम के बारे में मित्रों दो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आए हैं, और दो महत्वपूर्ण तथ्यों से मित्रों अभी तक कभी परीक्षा में प्रश्न बना नहीं है 2003 या 2002 के बाद में, तो भविष्य में कभी प्रश्न बन सकता है। जवान सिंह के काल में एक तो ध्यान रखना है कि जो जवान सिंह का काल था, इसके काल में नेपाल का जो राज परिवार था मित्रों, जब याद कीजिए मैंने आपको समर सिंह मेवाड़ का शासक पढ़ाया, अगर पिछले आपको कुछ याद है तो, जब मेवाड़ का शासक मैंने समर सिंह पढ़ाया था तब मैंने समर सिंह के समय बताया था कि समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था रतन सिंह और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। जब मैंने आपको समर सिंह पढ़ाया था तब ध्यान रखिएगा रतन सिंह और कुंभकर्ण, रतन सिंह और कुंभकर्ण इस समर सिंह के दो शासक बताए थे, दो पुत्र बताए थे, और मैंने कहा था कि कुंभकर्ण नेपाल चला गया और नेपाल में जाकर के गुइल वंश की स्थापना कर देता है, जबकि समर सिंह जो है अपने रतन सिंह जो है अगला मेवाड़ का राजा बना था और अपने रानी पद्मनी का घटनाक्रम भी मित्रों पढ़ा था। उसके अलावा अपने को ध्यान में क्या रखना है कि अब जब कुंभकर्ण नेपाल चला गया तो कुंभकर्ण ने नेपाल में बताओ गुइल वंश की क्या की थी स्थापना, नेपाल में बताओ कौन से वंश की स्थापना की थी, गुइल वंश की। और जब नेपाल में गुइल वंश की स्थापना होती है तो ध्यान रखिएगा नेपाल में भी गुइल वंश है, मेवाड़ में भी गुइल वंश है, लेकिन कुंभकर्ण के जाने के बाद में नेपाल और मेवाड़ का रिश्ता अलग अलग हो गया था। नेपाल का ध्यान रखिएगा, नेपाल का कोई भी राजा जो है मेवाड़ नहीं आता। इसके काल में जवान सिंह के काल में मित्रों नेपाल में गुइल वंश का राजा जिसका नाम था राजेंद्र विक्रम शाह, जिसका नाम मित्रों बताओ क्या था, राजेंद्र विक्रम शाह। और ये जो राजेंद्र विक्रम शाह है ये पहली बार वापस मेवाड़ आता है, और मेवाड़ किस शासक के काल में आता है, जवान सिंह के काल में। तो यहां से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि मेवाड़ व नेपाल के संबंध पुण्य मैत्रीपूर्ण किस शासक के काल में स्थापित हुए, तो आपका उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा, जवान सिंह। मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों हुए, क्योंकि नेपाल का जो राजा है राजेंद्र विक्रम शाह वो इस समय मेवाड़ आया था, और मेवाड़ जब आया था उस समय मेवाड़ का शासक बताओ कौन सा था, जवान सिंह। तो यहां पर पहला बिंदु इस जवान सिंह के बारे में अपन ये लिख सकते हैं, जवान सिंह के काल में, इनके काल में, यानी किसके काल में, जवान सिंह के काल में, इनके काल में नेपाल शासक राजेंद्र विक्रम शाह, इनके काल में नेपाल शासक राजेंद्र विक्रम शाह मेवाड़ आए। राजेंद्र विक्रम शाह बताओ कहां पर आए थे, मेवाड़ आए थे। पहला बिंदु तो जवान सिंह के काल में अपने को यही याद में रखना है। दूसरा मित्रों, जवान सिंह के काल में प्रमुख रूप से अपने को याद क्या रखना है कि जवान सिंह के काल में मित्रों जो राजसमंद है, उस राजसमंद के पास में जो हल्दी घाटी का जहां पर युद्ध लड़ा गया था मित्रों, वहां पर एक मंदिर बनाया गया था और उस मंदिर का नाम था मित्रों जवान मंदिर। और बाद में इस जवान मंदिर को मित्रों वर्तमान में जब हल्दी घाटी का जो संग्रहालय बना था उदयपुर में, उस समय उसको संग्रहालय के
रूप में काम में ले लिया था। लेकिन ये जवान मंदिर का प्रश्न मित्रों अभी तक 2002 के बाद में कभी नहीं पूछा गया है। तो ये जवान मंदिर का प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला बिंदु लिख सकते हैं कि राजसमंद झील के किनारे, बताओ कौन सी झील के किनारे, या राजसमंद झील के पास, राजसमंद झील के पास जवान मंदिर का निर्माण करवाया। जवान मंदिर अथवा इसी मंदिर को अपन कहते हैं गुड्डा मंदिर। जवान मंदिर अथवा गुड्डा मंदिर का क्या करवाया था? गुड्डा मंदिर का मित्रों निर्माण करवाया था। ये दो बातें अपने को मुख्य रूप से किसके बारे में ध्यान रखनी है? जवान सिंह। जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से उतारो। सर गिंगोली पहले डेथ, बाद में समझ में नहीं आया। अरे गिंगोली में डेथ किसकी हुई थी? गिंगोली में कृष्णा कुमारी क्यों मारा गया था? गिंगोली युद्ध के पहले भीम सिंह थोड़ी मारा गया था। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सायक संधि 1803। हाँ, सायक संधि 1803 में हुई थी और अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि 1818 में होती है, और दोनों ही संधियां इधर मेवाड़ में भीम सिंह करने वाला था, इसलिए आपको लिखवाई गई थी कि सायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य संधि दोनों जो है भीम सिंह के काल में हुई थी। हाँ बिल्कुल, दोनों। सायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही शुरू हो गई थी और 1818 के आसपास जो थी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसके अलावा भी मित्रों एक आध बिंदु और ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे आप लिख सकते हैं पिछोला झील के किनारे जवान सिंह के काल में, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे जल महल का निर्माण करवाया। जग महल नहीं, जल महल। जल महल का निर्माण अगर पूछा जाए कि पिछोला झील के किनारे जल महल का निर्माण किसने करवाया, तो जल महल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था पिछोला झील के किनारे। और एक बिंदु आप और ऐड कर सकते हैं, भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक से, लॉर्ड विलियम बेंटिक जवान सिंह के काल में, जवान सिंह के काल में अजमेर आए थे। तब जवान सिंह ने इनसे मुलाकात की। तब जवान सिंह ने अजमेर जाकर, जवान सिंह ने अजमेर जाकर इनसे मुलाकात की, इनसे मुलाकात की। जल्दी से छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी उतारो भाई। क्या पूछ रहे हैं आप? भीम सिंह से पहले मान सिंह युद्ध क्यों करेगा? अरे वो भीम सिंह राठौड़ अलग था, मारवाड़ का था, ये भीम सिंह सिसोदिया है। आप जो पूछना चाह रहे हैं स्पष्ट बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया तो मित्रों आगे बढ़े। ये जो था अपने जवान सिंह का शासनकाल मित्रों, 4 फैक्ट जवान सिंह के काल में याद रखने हैं। पहला, जवान सिंह के काल में ध्यान रखिएगा,
जवान सिंह के काल में नेपाल का राजा राजेंद्र विक्रम शाह आया था और नेपाल का गुइल वंश का राजा पहली बार अगर किसी शासक के काल में मेवाड़ आया तो वो राजा जवान सिंह था। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो इनके काल में अजमेर आए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक से मुलाकात करने वाला अपने मेवाड़ का शासक भी जवान सिंह था। तीसरा, अपने को ध्यान रखना, जल महल, जग महल नहीं, जल महल का निर्माण पिछोला झील के किनारे इन्होंने करवाया था। और जवान मंदिर या गुड्डा मंदिर जो है राजसमंद में, ये इनका निर्माण भी मित्रों अपने को पता होना चाहिए, जवान सिंह ने करवाया। ये है मित्रों अपने जवान सिंह का प्रमुख रूप से शासनकाल। और 1838 में जवान सिंह जी की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। अब देखना, जब 1838 में जवान सिंह जी की मृत्यु हो गई, 1838 में जब जवान सिंह की मृत्यु हो गई, तो मित्रों जवान सिंह के बाद में जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनता है, वो मेवाड़ में मित्रों जवान सिंह की मृत्यु होती है। तो जवान सिंह जो है उसको कोई संतान प्राप्त नहीं थी, यानी जवान सिंह की मृत्यु होती है निसंतान। अगला बिंदु लिख सकते हैं 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में जवान सिंह की निसंतान मृत्यु हुई। जवान सिंह की निसंतान मृत्यु हुई। अब जब निसंतान मृत्यु हो गई दोस्तों, तो जवान सिंह का बताओ उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जवान सिंह का तो कोई उत्तराधिकारी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जवान सिंह का तो कोई पुत्र ही नहीं है। और उस समय मित्रों मेवाड़ में उत्तराधिकार को लेकर के घमासान होता है। कोई कहता है कि उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, किसी अलग अलग सामंत, अलग अलग ठिकानों के ठिकानेदार अपने राजकुमारों को मित्रों अपना मेवाड़ का राज अधिकारी बनाने के लिए संघर्ष करना शुरू करते हैं। और अंत में ध्यान रखना, जवान सिंह की मृत्यु के बाद बागोर का शासक, बागोर स्थान पड़ता है भीलवाड़ा। मित्रों ध्यान रखना, बागोर का जो शासक था, उस बागोर के शासक का नाम था अपने शिवदान सिंह। बागोर के शासक का नाम बताओ मित्रों क्या था? बागोर के शासक का नाम था शिवदान सिंह। और ये जो शिवदान सिंह है, इस शिवदान सिंह का एक पुत्र था, और इस शिवदान सिंह के पुत्र का नाम था सरदार सिंह। शिवदान सिंह के पुत्र का नाम बताओ मित्रों क्या था? शिवदान सिंह के पुत्र का नाम था सरदार सिंह। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। शिवदान सिंह का पुत्र था सरदार सिंह, और शिवदान सिंह का पुत्र सरदार सिंह। मित्रों ध्यान रखना, जवान सिंह का जो उत्तराधिकारी बनता है, जवान सिंह का शासनकाल अपने को पता है 1828 से 1838, 1828 से 1838। और अब जवान सिंह का जो उत्तराधिकारी बन रहा है, वो जवान सिंह का उत्तराधिकारी मित्रों बन रहा है सरदार सिंह। और सरदार सिंह का जो शासनकाल रहेगा, वो सरदार सिंह का शासनकाल रहेगा मित्रों 1838 से 1841, 1838 से 1841। जल्दी से उतारे, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला शासक बनेगा सरदार सिंह। अरे पिछोला झील के किनारे जल महल, जगत मंदिर, जगत महल अलग है दोस्तों। आप ऐसा समझ क्यों नहीं रहे? यहां तक उतारे जिन उतारे हैं, देखना दोबारा से समझे। कुछ विद्यार्थी कितने कंफ्यूज हो रहे। सीधा सीधा ये पिछोला झील है। इस पिछोला झील के अंदर एक तो बना हुआ है जग महल, एक बना हुआ है जग मंदिर, जिनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके किनारे मित्रों जल महल बना हुआ है, और इस जल महल को आप जल मंदिर भी कह सकते हैं। यहां पर जो बार बना हुआ है जल महल या जल मंदिर, वो एक ही बात है। बार है जल, अंदर जग है। बार है जल, अंदर है जग। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज ना हो। पिछोला झील के बीचों बीच जग महल है और जग मंदिर है। पिछोला झील के बाहर जल महल या जल मंदिर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया। तो मित्रों अगला जो मेवाड़ का शासक बन रहा है, वो मेवाड़ का शासक बताओ कौन सा सिंह बन रहा है? सरदार सिंह बन रहा है। अब देखना सरदार सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, और सरदार सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। मित्रों ध्यान रखना, सरदार सिंह के काल में अपने को याद रखना है कि सरदार सिंह जो है, इसके काल में ज्यादा कोई खास घटनाएं घटित नहीं होती। इनके काल में ध्यान रखिएगा, इनके काल में मेवाड़ भील कोर, इनके काल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया।
इनके काल में मेवाड़ बील कोर, जिसे अपन एमबीसी कहते हैं, एमबीसी का क्या किया गया, गठन किया गया, एमबीसी का गठन किया गया। यानी जब सरदार सिंह शासक बनते हैं तो सरदार सिंह के काल में एक संस्थान बनती है मेवाड़ बीले कोर। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मेवाड़ बील कोर जो है उसका प्रमुख कार्य क्या था। मेवाड़ बील कोर जो है उसका प्रमुख कार्य मित्रों, उस समय मेवाड़ में भील जनजाति सर्वाधिक रहती थी, और जो भील जनजाति थी वो भील जनजाति मित्रों उस समय प्रमुख रूप से लूटपाट व शिकार का कार्य करती थी। और भील अनियंत्रित होते, और भील जब अनियंत्रित होते तो भीलों को नियंत्रण करने के लिए, भीलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने एक संस्थान बनाई थी जिसका नाम था एमबीसी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। मित्रों ये एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर जो है, इस एमबीसी की स्थापना कब होती है? एमबीसी की स्थापना होती है मित्रों 1841 में। 1841 में इस एमबीसी का मुख्यालय मित्रों ध्यान रखना कहां पर था? एमबीसी का मुख्यालय था मित्रों खेरवाड़ा में। बताओ एमबीसी का मुख्यालय कहां पर था? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा बताओ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। खेरवाड़ा कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। और इसका जो कमांडर बनाया गया था एमबीसी का, वो एमबीसी का मित्रों ध्यान रखना कमांडर किसको बनाया गया था? जेसी ब्रुक को बनाया गया था। कमांडर जो बनाया गया था वो कमांडर बताओ किसने बनाया रखा था? जेसी ब्रुक को बनाया रखा था। और इस एमबीसी का प्रमुख कार्य क्या था? भील जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करना। एमबीसी का जो प्रमुख कार्य था वो था भील जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करना। भील जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करना। भील जनजाति पर क्या स्थापित करना? नियंत्रण स्थापित करना। मित्रों ये बिंदु अपने को ध्यान में रखना है कि भील जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अपना प्रमुख रूप से जो है किसका गठन किया जाता है? एमबीसी का। 1841 ईस्वी में एमबीसी का गठन किया गया जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर, और कमांडर बनाया गया जेसी ब्रुक को। जल्दी से इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछला देखने से क्लियर हो गया? हां पढ़ते रहिए लगातार, सारा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिंदुवत चल रहे हैं। अगर आप ढंग से नियमित पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब ये जो है सरदार सिंह, ये सरदार सिंह मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के जो सामंत है वो सामंत शिवदान सिंह का जो पुत्र था उसका नाम है। और वो भी मित्रों ध्यान रखिएगा मेवाड़ के सामंत जो होंगे वो सिसोदिया वंश के ही होंगे। तो सिसोदिया वंश का ही है ये। अब देखना मित्रों, सरदार सिंह जो है एमबीसी की स्थापना 1841 में होती है मित्रों। इस कारण सरदार सिंह का शासनकाल भी 1841 तक माना जाता। हालांकि ये राजगद्दी पर 1842 तक बैठे रहे थे, लेकिन 1841 तक ही माना जाता है शासनकाल, क्योंकि इसके बाद में कुछ समय के लिए बिलों को नियंत्रण करने के लिए एमबीसी ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। इस कारण इनका शासनकाल तो 1841 तक ही माना जाता है। लेकिन नीचे लिख सकते हैं कि सरदार सिंह की मृत्यु जो होती है वो 1842 में होती है। मित्रों नीचे लिख लें, सरदार सिंह की जो मृत्यु
मृत्यु होती है वो सरदार सिंह की मृत्यु 1842 में हुई। सरदार सिंह की मृत्यु मित्रों 1842 ईस्वी में हुई। ऐसा जो शासक जो है वो ऐसा शासक, बताओ कौन सा शासक है? वो है अपना सरदार सिंह, जो अपने बागोर के शासक शिवदान सिंह का क्या था? पुत्र था। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सरदार सिंह के बाद में मित्रों, सरदार सिंह जो है इनको भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सरदार सिंह को भी कोई संतान की, पहले जवान सिंह को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अब सरदार सिंह को भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो सरदार सिंह का छोटा भाई जो है स्वरूप सिंह मेवाड़ का अगला शासक बनता है। तो अगला शासक मित्रों मेवाड़ का जो बनेगा, मेवाड़ के अगले शासक का नाम था मित्रों स्वरूप सिंह। बताओ मेवाड़ के अगले शासक का नाम क्या है? स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह का जो शासनकाल माना जाएगा वो माना जाएगा 1842 से 1861। बताओ जो स्वरूप सिंह का शासनकाल है वो 1842 से 1861। मित्रों स्वरूप सिंह के काल में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है? 5-7 महत्वपूर्ण बिंदु अपने को स्वरूप सिंह के काल में ध्यान रखने हैं मित्रों। पहला मित्रों, स्वरूप सिंह के काल में जो है नकली सिक्के, यानी स्वरूप सिंह से पहले के जो राजा थे उस समय नकली सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था। क्योंकि आपको पता है कोई सी भी मुद्रा हो, आज भी जैसे मुद्राएं होती है तो नकली नोट पकड़े जाते हैं, आपको पता है हर कॉपी की 2 कॉपी होती है। फर्जीवाड़ा अभी नहीं होता था, फर्जीवाड़ा पहले राजा महाराजाओं के काल में भी चलता था। यानी जो मेवाड़ की मुद्रा थी, उस मेवाड़ की मुद्रा जो थी उसके नकली मुद्राएं भी मेवाड़ में चलाना शुरू हो गया था। इस कारण उन जाली सिक्कों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मित्रों स्वरूप सिंह ने शासक बनते ही सबसे पहले नए सिक्के जारी किए थे। और स्वरूप सिंह के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे मित्रों, उन सिक्कों का नाम था स्वरूप शाही सिक्के। जो स्वरूप सिंह के द्वारा सिक्के चलाए गए थे मित्रों, उनका नाम बताओ कौन से सिक्के थे? स्वरूप शाही सिक्के। तो पहला बिंदु अपन क्या लिख सकते हैं कि इनके काल में स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए। और स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए और वो कितने कितने रुपए के थे? ध्यान रखिएगा, स्वरूप शाही जो सिक्के चलाए गए थे वो स्वरूप शाही सिक्के जो है कितने कितने रुपए के थे? तो ध्यान रखना, एक तो था 1/2 रुपए का यानी 8 आना, एक था 1/4 रुपए। यानी इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए उनकी कीमत क्या थी? जिस प्रकार वर्तमान में 10 का 50 का नोट आता है, एक तो था 1/2 रुपया, एक था 1/4 रुपया, एक था अपना 1/8 रुपया और एक था अपना 1 रुपया। यह प्रश्न भी मित्रों पूछा जा चुका कि उपरोक्त में से कौन सा प्रकार स्वरूप शाही सिक्कों का नहीं है। स्वरूप शाही सिक्के बताओ मित्रों कितने प्रकार के थे? स्वरूप शाही सिक्के जो थे मित्रों 4 प्रकार के थे। 1 रुपए का, 1/2 रुपए, 1/4 और 1/8। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्वरूप शाही सिक्के कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। ये मित्रों पहला काम स्वरूप सिंह के काल में यही होता है कि स्वरूप सिंह के काल में स्वरूप शाही सिक्कों का मित्रों प्रचलन हुआ था। दूसरा मित्रों, दूसरा ध्यान रखना स्वरूप सिंह के काल में दूसरा बिंदु, इन्होंने 1844 ईस्वी में इन्होंने 1844 ईस्वी में इन्होंने 1844 ईस्वी में कन्या वध प्रथा पर रोक लगाई। 1844 ईस्वी में कन्या वध प्रथा पर बताओ क्या लगाई थी? कन्या वध प्रथा पर रोक लगाई। यह बिंदु अपने को पता होना चाहिए कि इन्होंने कन्या वध होता क्या है मित्रों? कन्या वध का अर्थ होता प्राचीन समय में कन्याओं को जन्म लेते ही अफीम की गुंटी देकर अथवा गला गौंट करके हत्या कर दी जाती थी। उस रिवाज को कन्या वध कहते थे। क्यों कर दी जाती थी कन्याओं की हत्या? मित्रों ऐसी मान्यता थी कि प्राचीन समय में जब सर्वाधिक अपने पश्चिमी राजस्थान व राजपूत जाति में जब भी कन्याओं का विवाह होता था तो कन्याओं की जब विदाई होती थी तो कुछ विशेष जातियां जैसे चारण, राव, जागा, बड़वा, ढोली, भाट इत्यादि कुछ विशिष्ट जातियां थी। उनका एक रिवाज था कि वो कन्या की विदाई के समय कन्या के पिता से मित्रों एक राशि लेते थे। उस राशि का नाम था त्याग राशि। यानी कन्या के त्याग करने पर एक मुंह मांगी रकम ली जाती थी। उस राशि को कहा जाता था त्याग राशि। और कन्या का पिता जब विदा होने वाला था तब ये जातियों के लोग जो थे कन्या के घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और जाकर के विदाई के समय कन्या के पिता से मुंह मांगी रकम मांगते थे। तो वो जितनी भी राशि
मांगते थे इन जातियों के लोग, वो कन्या के पिता को मित्रों उन जातियों को देनी पड़ती थी, क्योंकि अगर नहीं देगा तो कन्या की विदाई नहीं होगी, और विदाई नहीं होगी तो समाज में बदनामी होगी। इस कारण समाज में अपना महत्व बनाए रखने के लिए मजबूर होकर कन्या की विदाई के समय कुछ विशिष्ट लोगों को मुंह मांगी राशि देनी पड़ती थी। इस कारण लोग सोचते थे कि कन्या जन्म लेगी, बड़ी होगी, विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा तो त्याग राशि देनी पड़ेगी, और जब त्याग राशि देनी पड़ेगी तो वो इससे पहले ही कन्या का गला घोंटकर हत्या कर देते थे, ताकि बड़ा होने पर विवाह नहीं करना पड़े, और विवाह नहीं करना पड़े तो त्याग राशि भी नहीं देना पड़े। मित्रों, यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कन्या वध प्रथा के लिए जिम्मेदार प्रथा कौन सी मानी गई है? तो कन्या वध प्रथा के लिए जो जिम्मेदार प्रथा मानी जाती है उस प्रथा का नाम है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा का अर्थ होता है कन्या की विदाई के समय जो त्याग राशि दी जाती है उस प्रथा को बताओ कौन सी प्रथा कहा जाता है? उस प्रथा को कहा जाता है त्याग प्रथा। तो कन्या को जन्म लेते ही गला घोंटकर मार दिया जाता था। उस कन्या वध पर प्रतिबंध लगाने वाला मेवाड़ का जो पहला राजा था वो 1844 ईस्वी में मित्रों स्वरूप सिंह बना था। अगला बिंदु ध्यान रखना, 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में 1853 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में डाकण प्रताप इन्हीं के शासनकाल में एमबीसी ने इन्हीं के शासनकाल में एमबीसी ने डाकण प्रथा पर रोक लगाई। बताओ कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी? डाकण प्रथा पर रोक लगाई। मित्रों, डाकण प्रथा क्या होती है? डाकण का अर्थ क्या होता है? मित्रों देखिएगा, भील जनजाति में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन था। देखिएगा, भील जनजाति में सर्वाधिक इस प्रथा का प्रचलन था। भील जनजाति में किसी महिला को डाकण यानी डाइन बता करके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। भील जनजाति की महिलाओं पर सर्वाधिक इस प्रकार के अत्याचार होते थे कि अगर कोई महिला किसी भी प्रकार के जादू टोने में लिप्त पाई जाए तो उसके बाल काट करके उसे डाकण घोषित कर दिया जाता था। अगर कोई महिला इसका विरोध किया जाता तो मित्रों उस महिला की परीक्षा ली जाती। परीक्षा कैसे ली जाती? उस एक गहरी आग लगाई जाती, उस आग में उस महिला को झोंका जाता। अगर महिला जिंदा बच गई तो डाकण है, और मर गई तो मर गई। अर्थात महिला को डाकण घोषित करने के बाद मरना ही पड़ता था, क्योंकि अगर वो विरोध करती तो उसको आग में डाला जाता। जिंदा बच जाती तो भील जनजाति के लोग उसे डाकण घोषित कर देते, और मर जाती तो मर जाती। एक इस प्रकार की घोर कुप्रथा थी मित्रों, जिस प्रथा को अपन डाकण प्रथा कहते हैं। इस डाकण प्रथा के ऊपर मित्रों बताओ रोक लगाने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा सिंह था? स्वरूप सिंह। वैसे सामान्य भाषा में बताओ मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं कहते हैं, फौजी के पत्नी को फौजन कहते हैं। फौजी की पत्नी को क्या कहते हैं बताओ मित्रों? फौजन कहते हैं। पुलिस की पत्नी की पुलिस नहीं कहते हैं। तो बताओ डाकिये की पत्नी को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? अब आप जाने, डाकिये की पत्नी को, मास्टर की पत्नी को मास्टरनी राजस्थानी भाषा में बोला जाता है, फौजी की पत्नी को फौजन बोला जाता है, पुलिस वाले की पत्नी को पुलिस नहीं बोला जाता है। तो बताइए डाकिये की पत्नी को क्या बोला जाता है? वो आप ही बता देंगे। अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखना, 15 अगस्त 1861 को 15 अगस्त 1861 को, या सीधा लिख ले 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में मेवाड़ में इन्होंने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। समाधि प्रथा को इन्होंने बताओ क्या घोषित किया था? इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया। यानी जो समाधि प्रथा है उनको भी गैर कानूनी जो घोषित किया जाता है वो गैर कानूनी घोषित, ध्यान रखिएगा, गैर कानूनी घोषित किया जाता है समाधि प्रथा को। ये भी समाधि प्रथा, कन्या वध और डाकण प्रथा पर रोक लगी थी और स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। एक बार यहां तक उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एमबीसी क्या होता है? मेवाड़ भील कोर होता है एमबीसी का पूरा नाम। अभी बताया, भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एमबीसी बनाई गई थी। पोस्टमैन की वाइफ। हाँ, यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया। सज्जनगढ़ किले का निर्माण किस शासक के काल में? वह आएगा, आगे शासक आएगा सज्जन सिंह, थोड़ा सा रुकें। राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ में ही इन प्रथाओं पर रोक लगी थी। नहीं, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक है बूंदी में 1822 में ही लग गई थी, कोटा में 1823 में लगी थी, कन्यावध पर मारवाड़ में पहले लग गई थी। प्रथाएं भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखें मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ में इन रोक घटनाओं को प्रतिबंधित किया गया था। मित्रों, यह हो गया अपना स्वरूप सिंह के काल की 3-4 घटनाएं। अब स्वरूप सिंह काल में मित्रों 3-4 निर्माण कार्य भी होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, एक ध्यान रखना, इन्होंने बनाया था पशुपतेश्वर महादेव का मंदिर। पशुपतेश्वर महादेव मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपतेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो यह है मित्रों उदयपुर में। और इसका निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया? स्वरूप सिंह। दूसरा मित्रों, आपसे पूछा जाए गोवर्धन विलास महल। गोवर्धन विलास महल, तो गोवर्धन विलास महल का निर्माण भी मित्रों ध्यान रखना किसके द्वारा करवाया गया? गोवर्धन विलास जो महल है, इसका निर्माण भी उदयपुर में इन्हीं के द्वारा करवाया जाता। उदयपुर। नेक्स्ट, गोवर्धन सागर अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा बनवाया गया, तो ध्यान रखना कि जो गोवर्धन सागर है, वो गोवर्धन सागर भी बताओ किसके द्वारा बनाया जाता है? स्वरूप सिंह के द्वारा। बताओ किसके द्वारा बनाया जाता है? स्वरूप सिंह के द्वारा। कहां पर बनाया जाता है? उदयपुर में। तो गोवर्धन सागर भी उदयपुर में। और नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरूप सिंह के काल में स्वरूप सागर झील का निर्माण, बताओ कौन सी झील का निर्माण है? स्वरूप सागर झील का निर्माण। और स्वरूप सागर झील बताओ किस काम पर स्थित है? उदयपुर में। तो ये सारे निर्माण कार्य भी मित्रों बताइए किसके काल में होता है? ये जो ध्यान रखिएगा, स्वरूप सिंह के काल में ही ये सारे निर्माण कार्य होते हैं। यहां तक छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। हाँ, यहां तक सभी का हो गया। तो मित्रों, ये कुछ निर्माण कार्य थे। अब 2 महत्वपूर्ण कार्य मित्रों स्वरूप सिंह के काल में और देखने हैं। एक तो मित्रों 1857 की क्रांति के समय अगर मेवाड़ का राजा पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो नाम से स्पष्ट है शासनकाल जो है इनका 1861 तक है। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक भी स्वरूप सिंह होगा। लेकिन शासक के साथ साथ ध्यान रखना दोस्तों, नीमच विद्रोह के बारे में तो आप और हम सब ने पढ़ा है। और नीमच का जो विद्रोह होता है मित्रों, वो नीमच का विद्रोह जब होता है, तो नीमच में जब सैनिक विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज परिवारों को बंधक बना लिया जाता है। और अंग्रेज परिवारों को बंधक बना करके इनको भूख से मरने के लिए घने जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और उस समय नीमच के अंग्रेज जो परिवार थे, 1857 की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं, जब नीमच जो थे वो नीमच के
अपन नीमच के जो अंग्रेज परिवार थे, उन अंग्रेज परिवारों की सहायता करने के लिए मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स पहुंचा था और अंग्रेज परिवारों की मेजर सावर्स ने, आपको पता है, सहायता की थी। और वो डुंगला गांव में रूगाराम किसान नामक के घर पर शरण लेता है। और जब क्रांतिकारियों को इस बात की सूचना लगती है कि मेवाड़ का पीए मेजर सावर्स नीमच के अंग्रेजों की रक्षा करने आया है, तो वो अंग्रेजों की जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने नीमच के उन अंग्रेज परिवारों का फिर से पीछा करना शुरू कर दिया था। और उस समय आपने देखा होगा, जब अपन नीमच विद्रोह पढ़ेंगे क्रांति के समय, तब और देखेंगे कि जब डुंगला गांव में रूगाराम किसान के घर पर इन अंग्रेजों ने शरण ली थी, तो वहां पर उनकी सहायता करने के लिए मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह जाता है मित्रों। और मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह जाता है और स्वरूप सिंह इनको उठा करके लाता है और उदयपुर में, बताओ कौन से जेल में ठहराता है? पिछोला जेल में, जग मंदिर में ठहरवाता है मित्रों। इस ध्यान का बिंदु का ध्यान रखना। अभी इतना ही ध्यान रखें कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता स्वरूप सिंह ने की थी और अंग्रेजों को पिछोला जेल स्थित जग अपने मंदिर में ठहरा करके उनको शरण दी थी। तो दो बिंदु लिख सकते हैं। पहला बिंदु लिखना है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने अंग्रेज परिवारों की सहायता करते हुए, अंग्रेज परिवारों की सहायता करते हुए, अंग्रेज परिवारों की सहायता करते हुए, सहायता करते हुए मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पीए मेजर सावर्स सहित, मेजर सावर्स सहित इनको पिछोला जेल स्थित, इनको पिछोला जेल स्थित जग मंदिर में शरण दी। जग मंदिर में क्या दी थी? शरण। यह बिंदु भी मित्रों अपने को ध्यान में रखना है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मित्रों 16 नवंबर 1861 के दिन इनका देहांत हो जाता है और जब इनके साथ देहांत होता है तो मित्रों इनकी पासवान, इनकी प्रेमिका जिनका नाम था एंजाबाई, जिनका नाम क्या था? एंजाबाई, इनकी पासवान जो है इनके साथ सती हो जाती है मित्रों, ध्यान रखना। हालांकि खुद सती प्रथा पर रोक लगा रहा है, लेकिन इनकी पत्नी जो है वो इनके साथ सती हो जाती है, जो मेवाड़ इतिहास की अंतिम सती कहलाती है। इसके बारे में भी ध्यान में रखना। अगला बिंदु अपने को लिखना है 16 नवंबर 1861 को, 16 नवंबर 1861 को, 1861 ईस्वी को स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई, स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, स्वरूप सिंह के साथ, स्वरूप सिंह के साथ, स्वरूप सिंह के साथ इनकी पासवान एंजाबाई, एंजाबाई सती हुई, जो मेवाड़ राज परिवार में, जो मेवाड़ परिवार में या मेवाड़ राज परिवार में, जो मेवाड़ राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना मानी जाती है, सती होने की अंतिम घटना मानी जाती है। यानी इनके बाद में कोई भी महिला सती नहीं हुई थी। जो सती होने वाली महिला थी उनका नाम था मित्रों एंजाबाई और इनका देहांत हो जाता है 1861 में, यानी स्वरूप सिंह के साथ इनकी पासवान सती होती है। यह था मित्रों अपने मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह, सिक्के चलाए, कुछ मेल माल ये बनवाए, 1857 में अंग्रेजों का सहयोग किया और एंजाबाई इनके साथ सती हुई। अब मित्रों 2-3 शासक और बच जाते हैं, क्योंकि वैसे इतिहास 1857
1818 तक ही, लेकिन अपन पूरा पढ़ते हैं तो अब 2-3 शासक बच जाते हैं जिनके अपन अध्ययन करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपन मेवाड़ राज्य का इतिहास समापन करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, फिर मिलते हैं अगली क्लास।